के चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट में आपका स्वागत करता हूं। मैं इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट ट्रिपल EM जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मटेरियल, उसका चौथा चैप्टर इंसुलेटिंग मटेरियल्स जनरल प्रॉपर्टीज़ का मैं अगला पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो नए विजिटर हैं, वो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है विद्युत रोधी पदार्थों के रासायनिक गुण। विद्युत रोधी पदार्थों के रासायनिक गुण। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। तो स्थिति के अनुसार पदार्थों में क्या घुलने या न घुलने के गुण और इंसुलेट पदार्थों में आवश्यकता के अनुसार रसायनों के इंसुलेट प्रभाव के गुण, वातावरण में उपलब्ध नमी, गैसों, रसायनों, लाइट, हीट यानी कि हीट, समझ रहे हैं? हीट नहीं बच्चों, ये हीट होगा, ठीक। हिंदी में हीट ऐसे लिखते हैं। चलिए हीट आदि से प्रभावित होते हैं। फिर आगे आता है आपका, उसमें कौन कौन से गुण आते हैं आपके, आता है घुलनशीलता। तो बच्चों घुलनशीलता क्या है कि विलयन में घुलने वाले पदार्थों के घुलने को घुलनशीलता कहा जाता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें घुलने का गुण होता है, तो घुलने गुण को क्या कहा जाता है, घुलनशीलता कहा जाता है। कुछ विशेष ऑपरेशन में उपयुक्त समाधानों में विघटित होने वाले पदार्थों को की भी आवश्यकता होती है। यानी ऑपरेशन में कभी कभी क्या होता है कि समाधानों में विघटित होने वाले, यानी समाधान में भी कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो घुल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे आता है आपका रासायनिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों जिन पदार्थों के गुण रसायनों से प्रभावित नहीं होते हैं उन्हें रासायनिक रेजिस्टेंस का गुण कहा जाता है। यानी ऐसे पदार्थ जिन पर रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, रासायनिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रजिस्टरों के पास ऐसा गुण होना चाहिए क्योंकि यह विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों में नमी, गैसों, एसिड लवण के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए स्थिति के अनुसार ऐसे इंसुलेटर पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए जो उस स्थिति के लिए कम से कम रासायनिक रूप से रेजिस्टेंस हो। यानी मतलब है कि जिन पदार्थों में रसायनों का से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उनमें स्थिति के अनुसार वो किसी भी परिस्थिति में जैसे एसिड लवण के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए उनमें ऐसे इंसुलेटर का पदार्थ प्रयोग किया जाना चाहिए जो उस स्थिति में रासायनिक रूप से क्या हो, रेजिस्टेंस वाला हो। बात समझ में आ रही है? यानी उससे क्या हो, प्रभावित ना हो पाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका आता है मौसम योग्यता। तो मौसम योग्यता यानी कि ऐसे गुण पदार्थों में वातावरण और कृतियों के प्रभाव को सहन कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे गुण जो मौसम योग्यता की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे गुण जो पदार्थों में वातावरण जो पदार्थों में वातावरण और ऋतुओं के प्रभाव को सहन कर सकता है। बात समझ में आ रही है? क्या होगा बच्चों, ऋतुओं लिख गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ऋतुओं, ठीक है, ये ऋतुओं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋतुओं, यानी ऐसे गुण जो पदार्थों, बच्चों ये पत्थरों लिख गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये होगा आपका पदार्थों। तो वे गुण जो पदार्थों में वातावरण, जो पदार्थों में
बच्चों जो पदार्थों में वातावरण और ऋतुओं को सहन कर सकते हैं मौसम योग्यता कहलाते हैं। इंसुलेटर भी वातावरण और मौसम के प्रभाव से इंसुलेटेड नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए नवीन या हित के प्रभाव में, यानी हीट, समझ रहे हैं, हीट के प्रभाव में। नमी या हीट के प्रभाव में कुछ इंसुलेटर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम करते हैं। रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी नवीन या हीट के प्रभाव में। बच्चों बहुत गलती मिल रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइपिंग है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चों नमी या हीट, नमी या हीट, नमी या हीट, नमी या हीट के प्रभाव में कुछ इंसुलेटर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, कम करते हैं। या सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में कुछ इंसुलेटर कुछ समय बाद सख्त हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये, कुछ इंसुलेटर ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, और जब उन पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो क्या कहते हैं, सख्त हो जाते हैं, यानी टाइट हो जाते हैं। अगला आपका आता है, अगला आपका आता है बाहरी रासायनिक प्रभाव का रेजिस्टेंस। तो इंसुलेटेड पदार्थ जैसे तेल या लिक्विड, गैस, एसिड और क्षार, ठीक है बच्चों, क्षार के लिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए। पदार्थ को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस से गुजरना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आता है मृदा में रसायन के रेजिस्टेंस। तो मिट्टी में रखी, केवल मिट्टी में रसायनों की क्रिया से खराब हो सकती है। तो मिट्टी में रखी जो केबिल होती है वो क्या होती है, मिट्टी में रसायनों की क्रिया से, यानी कोई केबिल को अगर मिट्टी में रख देते हैं तो मिट्टी में से जो केमिकल होते हैं, रिएक्शन होते हैं, उस क्रिया से क्या खराब हो सकती है। ऐसी स्थितियों के लिए इंसुलेटिंग पदार्थ की उपयुक्तता एक लंबे अनुभव से तय की जा सकती है। यानी इंसुलेटिंग पदार्थ क्या होता है, जो इस पर इनका प्रभाव कम पड़ता है, तो उनके अनुभव से उसको क्या कर सकते हैं, तय किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनके मैकेनिकल गुण कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों पहला आता है आपका घनत्व। घनत्व में होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का इस्तेमाल आयतन के आधार पर किया जाता है, ना कि वजन के आधार पर। कम घनत्व की इंसुलेटिंग पदार्थ विशेष रूप से छोटे पोर्टेबल उपकरण और विमान कंपोनेंट के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी जो इंसुलेटिंग पदार्थ, छोटे टाइप के जो इंसुलेटिंग पदार्थ होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, छोटे पोर्टेबल उपकरण, यानी जो जैसे कि बोरिंग करना, दीवार में होल करना, बात समझे ना, वो क्या है, पोर्टेबल उपकरण ही तो है। और विमान उपकरण जैसे कि आपके एरोप्लेन हैं, उसमें भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं या मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट को बनाने में। अगला आपका आता है श्यानता। इंग्लिश क्या होती है इसकी बच्चों, विस्कोसिटी। तो तरल इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक में इसका महत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी जो लिक्विड फॉर्म का होता है, बस समझ रहे हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है परावैद्युत पदार्थ, उसी को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो तरल डाइलेक्ट्रिक में इसका महत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। समान श्यानता समान इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुण प्रदान करती है। यानी एक समान वाली जो श्यानता होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुण प्रदान करती है। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपका आता है नमी और अवशोषण। तो पानी क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य को क्या करती है, कम करता है, काम करता है। ऐसे समझिए, जो पानी जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य की तरह काम करता है। इसके अवशोषण के साथ कुछ रासायनिक और मैकेनिकल प्रभावों का परिणाम हो सकता है, जैसे फुलाव, खींचना या जंग लगना। यानी मान लीजिए कोई चीज़ अगर नमी को सूख लेती है वो क्या कहती है, फूल जाती है, या क्या हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा, या क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। जैसे आपका लोहा है, लोहे में क्या लगता है, जंग लग जाता है। और अगर मान लीजिए कोई दीवार वगैरह अगर उसमें नमी आ गई है तो उसमें क्या हो जाता है, फुलाव हो जाता है। आप देखते हैं ना कि दीवारें फूल जाती हैं, क्या हो जाता है, फुलाव हो जाती है। नमी की वजह से क्या हो सकता है, उसमें खिंचाव हो जाता है, जैसे तारों में। चलिए आगे चलते हैं। चौथा आपका आता है सरफेस की कठोरता।
तो सरफेस की कठोरता डाइलेक्ट्रिक सरफेस स्क्रैचिंग और घर्षण का विरोध करने में क्या होती है, सक्षम बनाती है। सरफेस की जो कठोरता होती है वो डाइलेक्ट्रिक सरफेस के स्क्रैचिंग और घर्षण का विरोध, यानी घर्षण का विरोध करेगी, और सरफेस पे स्क्रैचिंग यानी जो खिंच जाते हैं या पपड़ी छिन जाती है उसको क्या कहती है, उसका विरोध करने में सक्षम बनाती है। जबकि निकली सरफेस रजिस्टिविटी अनियमित नमी वाली फिल्मों को बनाने, समझ रहे हैं, जो निचली जबकि सरफेस होती है वो क्या होती है, वो रजिस्टिविटी को की अनियमित नमी को क्या कहती है, कि फिल्मों को बनाने या लेयर बनाने में कोरोना और अन्य सरफेस के बिगड़ने वाले प्रभाव में भी योगदान देती है। यानी ऐसे समझिए कि जो सरफेस की कठोरता होती है वो कब कब मदद करती है, फिल्मों की लेयर बनाने में, कोरोना और अन्य सरफेस, अन्य सरफेस समझते हैं, किसी अन्य ऊपरी सतह के बिगड़ने वाले प्रभाव को भी क्या करती है, योगदान देती है। सरफेस खुरदरापन आपत्तिजनक होता है। बात समझ में आ रही है, क्या होता है ये, आपत्तिजनक होता है, आपत्तिजनक होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है सरफेस तनाव। ये क्या होता है, तो बच्चों तरल डाइलेक्ट्रिक में कम सरफेस तनाव वांछनीय होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अधिक गीला होने के कारण बनता है। यानी जो तरल डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, सरफेस तनाव उसमें क्या होता है, वांछनीय होता है, यानी कि बगैर इच्छा के होता है, क्योंकि यह ठीक है इच्छा अनुसार होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अधिक गीला होने के कारण बनता है। यानी कि कोई कंपोनेंट अगर अधिक गीला है तो उसमें तनाव आएगा, और इस प्रकार बेहतर कूलिंग संसेचन और अधिक वोल्टेज एकरूपता देता है। यानी जो ये जो सरफेस तनाव होता है वो क्या कहता है, बेहतर कूलिंग देता है, संसेचन देता है, अधिक वोल्टेज एकरूपता देता है। इस गुण को बेहतर बनाने के लिए कुछ गीला करने वाला एजेंट भी मिलाया जा सकता है। किसमें, विद्युत रोधी पदार्थों में। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आता है आपका समानता। समानता यानी यूनिफॉर्म। तो डाइलेक्ट्रिक समान होना चाहिए क्योंकि यह उच्च वोल्टेज डिफरेंस के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल लॉस को यथासंभव कम रखता है। यानी कि जो यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक होता है क्या होना चाहिए, सब में समान होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, हाई वोल्टेज डिफरेंस, यानी जो हाई वोल्टेज के बीच का जो अंतर होता है उसमें इलेक्ट्रिकल लॉस को क्या करता है, कम रखता है। और इलेक्ट्रिक स्ट्रेस उसमें क्या होता है, यानी जो तनाव होता है वो समान होता है। ठोस इंसुलेटर के केस में क्या होता है, जो तन्य सामर्थ्य होती है, कंप्रेसिव सामर्थ्य होती है, शेयर सामर्थ्य होती है, यानी एक दूसरे को बांधने की क्षमता, ठीक है, ब्रीडिंग सामर्थ्य और इम्पैक्ट सामर्थ्य भी क्या महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग वह डिग्री होती है जिसमें कंपाउंड इंसुलेटिंग पदार्थ और वायरों को ठोस द्रव्यमान में बनता है। रोटेटिंग आर्मेचर में इंसुलेटेड पदार्थ पर काफ़ी तनाव सेंट्रीफ्यूगल बलों के कारण होता है। यानी कि जो रोटेटिंग आर्मेचर होता है जनरेटर का, उसमें इंसुलेटेड पदार्थ पर क्या होता है, काफ़ी तनाव होता है। वो किसके कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण होता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, समान होना चाहिए क्योंकि यह हाई वोल्टेज डिफरेंस के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल लॉस को क्या करता है, कम करता है, और इसमें इलेक्ट्रिक समान समान होता है। तो केस में तन्य सामर्थ्य, कंप्रेसिव सामर्थ्य, शेयर सामर्थ्य, बेडिंग सामर्थ्य, इम्पैक्ट सामर्थ्य से सभी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह डिग्री जिसमें कंपाउंड इंसुलेटिंग पदार्थ और ये वायर होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, आपको क्या होगा, ये होगा वायर, ये होगा वायर को ठोस क्या करता है, ठोस द्रव्यमान में बदलता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या होता है, ठोस द्रव्यमान, इसका क्या करता है, ठोस द्रव्यमान बनता है, ठोस द्रव्यमान बनता है। ठोस द्रव्यमान में क्या करता है, बांधता है, ठोस द्रव्यमान में, ठोस द्रव्यमान में क्या करता है, बांधता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बलों के कारण होता है। यानी कि जो रोटेटिंग आर्मेचर में इंसुलेटेड पदार्थ क्या होता है, तनाव किसकी वजह से बनता है, सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण बनता है।
तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कर दें। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, और स्किप करके पढ़ते जाएंगे तो यकीन मानिए आपको समझ में आएगा। बहुत ही मैं शॉर्ट नोट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। चलिए कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू क्लास।